अंधेरी वेस्ट। देखिए, अभी हमारा प्रयास है कि सबसे हमारे जितना भी बागी लोग हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विड्रॉ करने के मूड में हैं। महाविकास आघाड़ी में कोई आपस में लड़ाई नहीं है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। आज की जरूरत महाविकास आघाड़ी को सक्षम बनाना है, इसलिए सारे नेता, कार्यकर्ता, सिंपथाइजर्स सारे मिल करके काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक नया सरकार को स्थापित करने के लिए आज जनता तैयार है। लोकसभा के चुनाव में ये प्रकट हुआ है। उसी के अनुसार हमारे लोगों को ये अपील है कि महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करना है। मैं आज एनडीए गवर्नमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर बात करना चाहते हैं। हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, वो पॉलिसी के मुताबिक हमारे ओनियन, कॉटन एंड सोयाबीन फार्मर्स का जिंदगी खराब हो गया है। The anti-farmers policies of the BJP government completely destroyed the farmers in Maharashtra. सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के वजह से महाराष्ट्र की फार्मर्स ने सबसे ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, भारत के सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुआ है। इसके पूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार का है। मोदी सरकार ने जो अपने ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो बनाया है, उसके तहत आज फार्मर्स को आत्महत्या करना पड़ते हैं और उनको आगे नहीं जा पाएगा। कॉटन, महाराष्ट्र इंडिया आप जानते हैं कि महाराष्ट्र इंडिया के सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाले प्रदेश है। 80.25 lakhs bales in 2022-23. Maharashtra has over 40 lakhs cotton farmers. ये किसानों को जो इनसिक्योरिटी फील हो रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी की वजह से हमारे फार्मर्स की सुइसाइड होते जा रहे हैं। फार्मर्स फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं। इन अप्रैल 2024, हाई लोकल कॉटन प्राइस लेड टू द बुकिंग ऑफ 22 lakhs bales फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ब्राजील, शेड्यूल टू अराइव इन जनवरी 2025। इन राज्यों से, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से इंपोर्ट के वजह से हमारे कॉटन फार्मर को पूरे तरह कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा 11 लाख अनसोल्ड बेल्स अभी भी सीसीआई के पास है, वो भी मार्केट में आने वाले हैं। सो इसके वजह से क्या होगा, समस्या और बढ़ेगा। आप जानते हैं कि कॉटन प्राइस महाराष्ट्र इज 6,500 to 6,600 पर क्विंटल। ये तो हमारे जो एमएसपी डिक्लेयर किया है, वो एमएसपी के बड़े नीचे बिलो है। एमएसपी आप जानते हैं कि 7,122। इसके वजह से क्या हो गया, फार्मर्स अपने जो भी कॉटन को होल्ड करने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं, लेकिन इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार को कोई कदम नहीं उठाया है। आने वाले दिनों में और कॉटन फार्मर्स को बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी किया है, उसके वजह से ये सब हो रहे हैं। ओनियन फार्मर्स के भी बात यही है। महाराष्ट्र के जो ओनियन फार्मर्स बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ रहे हैं।
एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री ने 2023 में एक्सपोर्ट बैन किया था बोलते हैं, लेकिन while India allowed 2000 metric ton of white onion exports from गुजरात। देखिए, प्रधानमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन विल बी बैंड, लेकिन एनडीए ने क्या किया, गुजरात से 2000 मेट्रिक टन ऑफ ओनियन इधर लाया। इसके वजह से ओनियन फार्मर्स को भी बड़ा कठिनाई को सामना करना पड़ता है। नाउ आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ द बैन, एनडीए betrayed Maharashtra's onion farmers by setting a minimum price of ₹550 per ton and imposing 40% of excise duty, effectively pushing buyers away from their produce in the international market। और महायुति गवर्नमेंट ने भी ओनियन फार्मर्स को मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने 2000 पर क्विंटल सब्सिडी अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक कोई किसी को भी सब्सिडी नहीं मिला है। फार्मर्स ने 500 रुपीज पर क्विंटल सब्सिडी मांगा था, इन्होंने 200 रुपीज पर क्विंटल सब्सिडी देने के लिए वादा किया था। अभी भी इसके बारे में पूछते तो गवर्नमेंट खामोश बैठे हैं, सब्सिडी अभी तक फार्मर्स को नहीं मिला है। While 40% of the import duty of Karnataka onion farmers were removed, कर्नाटका के सरकार ने 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी था वो रिमूव कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के पॉलिसी के वजह से आज तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। केवल 20% की कम करने का कोशिश हो रहे हैं। और रिडक्शन प्रोवाइड नो रिलीफ टू द फार्मर्स। जो फार्मर्स का भी जो रिलीफ देना था, द प्राइसेस सोरिंग 800 पर टन, देयर विल बी नो बायर्स फॉर द महाराष्ट्र ओनियन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एंड इसके वजह से क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उनके प्रोडक्ट्स को ओनियन को बेच नहीं सकते हैं और हर तरह की कठिनाई को सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द एनडीए एस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। आप जानते हैं कि ये लोग डबल इंजन सरकार के बारे में बोल रहे हैं। एनडीए के जो डबल इंजन सरकार एंटी फार्मर है, एंटी फार्मर and the import-export policy is totally finishing the agrarian sector in Maharashtra। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज करने के लिए कोई कदम केंद्रीय सरकार नहीं उठा रही है। और हमने ये डिमांड करते हैं कंप्लीट बैन ऑन कॉटन बैग्स, कंप्लीट बैन ऑन कॉटन बैग्स, CCI to procure cotton from MSP at the earliest. 3. Immediate survey and disbursement of compensation for unreasonable rains। और अब जो जानते हैं एडिबल ऑयल का प्राइसेस राइसिंग फ्रॉम 1600 to 2150। प्राइस इतना ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को समस्या बढ़ते जा रहे हैं। सो मोदी सरकार का और इधर महायुति सरकार का पॉलिसी के वजह से आज महाराष्ट्र की सारे फार्मिंग कम्युनिटी डिस्ट्रेस में है, उनको आगे नहीं जा सकते हैं। मोदी जी ने जो भी वादा किया था वो नहीं पूरा किया है, महायुति गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो भी नहीं पूरा किया है, इसलिए आत्महत्या बढ़ रहे हैं। हम आश्वासन देना चाहते हो हमारा सरकार आएगा, उसके हम इसको कम करने के लिए कोशिश करेंगे, फार्मर्स को पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगे। 6 तारीख को हमारे नेता श्री राहुल गांधी हमारा बॉम्बे में आ रहे हैं
हमारे गारंटी उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ राहुल गांधी ने हमारे गारंटी पब्लिश करेंगे। उसमें फार्मर्स का भी, सारे लोगों का भी तसल्ली होने वाला हमारा वादा है। व्हाट्सएप दिले आपल्याला जाहिरात कितने लोगों ने मतलब पीछे लिया है? कितने लोगों ने पीछे ले लिया है? नहीं, अभी 4 तारीख को आपको पता चलेगा। हमने कोशिश में है, हमारे जो जितना भी बागी है उन लोगों से बात करते रहते हैं। और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, हम तीनों पार्टियों का नेता लोग बैठे थे। उन्होंने आपस में बात करके अपना अपना बागियों को विड्रॉ करने का कोशिश चल रही है। 36 बागियों से बातचीत हो रही है आपकी, तो एग्जैक्ट नंबर आप बता पाएंगे कितने बागियों से बातचीत और एग्जैक्ट नंबर आपको कल पता चलेगा। चले लास्ट में एक करके पूछो। सर 5 गारंटी के बाद जो आप कर रहे हो, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर 5 गारंटी जो 6 तारीख देवेंद्र फडणवीस कंफ्यूज नहीं करना, 6 तारीख गारंटी बोला। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो गारंटी पिछले टाइम भी दिया था लेकिन उसका कोई काम नहीं हुआ, इस टाइम ये गारंटी काम करेगी। देखिए, वह प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करने के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिन स्टेटों में गारंटी किया है वो गारंटी हमने पूरा किया है। कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, राजस्थान में हो, हिमाचल में हो और छत्तीसगढ़ में हो, पार्टी के तरफ से जो भी हमने जो गारंटी दिया था सब पूरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इससे लोगों को गुमराहने का काम कर रहे हैं। हम पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। महाराष्ट्र में हम लोग 6 तारीख को हमारा नेता जो गारंटी महाराष्ट्र के जनता को देगा वो पूरा करेंगे, हमारा सरकार पूरा करेगी। सर, पीएम की जो फाइनेंशियल सलाहकार समिति होती है उनका एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 साल में महाराष्ट्र का जो जीडीपी है उसमें थोड़ी घट हुई है और इतना ये भी कहा गया है कि जो सेंट्रल को पैसे जाते थे महाराष्ट्र से उसमें भी 2% की कमी जो है वो नजर आ रही है, ऐसा कहा गया है। महाराष्ट्र जो आय देता था सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें पिछले 10 साल में कमी आया है, रेवेन्यू था उसमें कमी आई है। ठीक है, वो हमारे सरकार आएगा तो हम लोग उसके बिल्कुल देखेंगे और उसमें परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करेंगे। अभी महायुति गवर्नमेंट पूरा लूट लिया है। देखिए, स्टैम्प पेपर कॉस्ट 100 रुपीज, सरकार ने क्या कर दिया, 500 कर दिया। ये किसके ऊपर? साधारण लोगों के, आम लोगों के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। ऐसी सारे समस्या आज महाराष्ट्र में, ये महायुति सरकार पूरा लूट लिया और इतना करप्शन किया और लोगों में ये भावना है कि सरकार जल्दी से जल्दी बदल दे, इसलिए लोग लोकसभा में भी वोट दिया, इस बार भी वोट दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ अपनी निजी स्वार्थ के चलते गठबंधन किया। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था वो सही नहीं था, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन ही सही था। बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का गठबंधन। निजी स्वार्थ किसका है? जो पार्टी ने उसको पाला पोसा किया था, शिंदे जी को, जिस पार्टी ने उसको सब कुछ दिया था, उस पार्टी को
वंचित वो पार्टी को पूरा खत्म करने का कोशिश किसने किया? निजी स्वार्थ किसका है? उद्धव ठाकरे जी ने शिंदे जी को क्या नहीं दिया? उनको कैसे पाला पोसा किया? उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के वजह से पार्टी को स्प्लिट करके एक पार्टी कुछ लोग एमएलए के साथ उधर गया और मुख्यमंत्री गया। उनका है, उन्होंने उनका निजी स्वार्थ है। उद्धव ठाकरे जी का क्या निजी स्वार्थ है? कुछ नहीं। दूसरे called her mal according to her, and that was a derogatory word which he has used. Now he was campaigning for Amin Patel, who was Congress candidate of course, and also MLA for 3 times. Basically he has said imported mal यहाँ पे नहीं चलेगा, हमारे पास original है. So the mal word has gone against this. मुझे पता नहीं She has हुआ। filed a complaint against. जी, मुझे इस बारे में पता नहीं है। मैं उसके बात करता हूँ उनसे, बात करके क्या हुआ। माल वर्ड अरे यार ठीक है, मैं तो अभी आज सुबह आया है, मुझे पता नहीं है, मैं उनसे बात करते हैं। सर अगर आप बोल रहे हो कि हम बहुत लोगों को कन्विंस कर पीछे लेके, तो इसका फटका आपको एक मुंबई में लगा है, जो 5 टर्म कॉर्पोरेट रह चुके हैं, रवि राजा जिन्होंने भाजपा पक्ष में। देखिए सेकंड थी नागपुर, विदर्भ आपका एक गढ़ माना जाता है, पर नागपुर में अभी सुनील केदार के बहुत सारे लोग जो है जिसने बंडखोरी की है उनको सपोर्ट में है, इसलिए आज भूपेंद्र यादव जो है सुनील केदार से बात करके ऐसी भी चर्चा जो है सामने आ रही है। क्या कहेंगे इसके? नहीं, सुनील केदार कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के नेता है, हमारे साथ है, और वही भूपेंद्र यादव कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो बड़ा लोगों को पकड़ने का कोशिश है लोग, क्योंकि उनके पास नेता नहीं है ना बीजेपी के साथ, इसलिए सबको लेना चाहते हैं। जिसको ले रहे हैं कि उसको कुछ देते भी नहीं बाद में। से रवि राजा को भी हमारे 40 साल उनका सर्विस है कांग्रेस में, क्या क्या नहीं दिया उसको। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में देखा, एआईसीसी मेंबर बनाया और लीडर ऑफ अपोजिशन था। उनको टिकट नहीं दे पाई। एक आदमी को टिकट दे सकते हैं, सारे लोगों को टिकट नहीं दे सकते। इसलिए मैंने उनसे बात भी किया, अच्छा आदमी है, बात भी किया, लेकिन क्या करेंगे, वो चले गया। महाराष्ट्र में सीएम है, एनसीपी में हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया था, करीब 1 महीने का समय होने को आया। हत्या के पीछे की वजह सर पता नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहें? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है और मर्डर होते जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एनसीपी अजित पवार के गुड़ में उन्होंने शामिल किया था कांग्रेस छोड़ करके, उनका हत्या हुआ, लेकिन उसके कौन है इसके पीछे, क्या कारण है, इसके बारे में कुछ नहीं सामने आया। किसकी गलती है? प्रदेश की सरकार क्यों इस पे जांच नहीं कर रहे हैं? सबूत को क्यों आगे आके देखते हैं नहीं? इतना इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र का, इसके वजह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। देखिए हमारे मोहसिन हैदर कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, हम लोग बात किया, वो विड्रॉ कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र के सीएम ने नॉमिनेशन फाइलिंग के आखिरी दिन में चॉपर से जो फॉर्म भेजे थे, अब चुनाव आयोग जो है इसकी जांच करने वाले है कि जो एबी फॉर्म है, 2 एबी फॉर्म जो है वो फ्लाइट से भेजे गए थे, चॉपर से भेजे गए थे, तो आप? अरे उनके पास बहुत पैसा है ना, चॉपर से भेजेगा और स्पेशल फ्लाइट से भेजेगा, और इतना पैसा अभी कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, सब लोग जानते हैं। सो उनके पास जनता की पैसा सब है ना, उसके वजह से ये कर रहे हैं। लेट इलेक्शन कमीशन एनक्वायर अबाउट दिट। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने ट्वीट करने के बाद पीएम ने भी ट्वीट किया, कर्नाटक क्या रहे या हिमाचल प्रदेश रहे या तेलंगाना रहे, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस ने कुछ अच्छी स्कीम लेके आए वो पूरे आगे नहीं लेके आए, फिर बाद में बंद कर दिए। खड़गे इन्होंने भी वही सवाल खड़े कर दिए, और उनकी पार्टी के तहत ही इलेक्शन आजू बाजू के स्टेट में है, उसी समय वहाँ की स्कीम बंद करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ सवाल महायुति पर करने वाले हैं? उनके राज्य में जहाँ जहाँ पे भी जो स्कीम लेके आए उसकी कमिटमेंट नहीं की, इसको लेकर भी अभी खुद पीएम जैसे नेता सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, पीएम ओनली डाइवर्सन कर रहा है। देखिए कर्नाटक से हूँ मैं,
कर्नाटक में 200% चल रहा है। एक स्कीम शुरू के वो नहीं ट्वीट नहीं उसीलिए खड़गे साहब जो बोले उसके ऊपर मोदी जो बोला, कल सुरजेवाला ट्वीट किए, खड़गे ट्वीट किए और सब लोग कर्नाटक सिद्धरामैया भी ट्वीट किया। देख लो, उसमें मालूम पड़ जाता है। हम कर्नाटक से 1 रुपये दिए तो हमारे को 13 पैसा मिल रहा है। बस की वो स्कीम नहीं नथिंग इज स्टॉप्ड, नेक्स्ट 10 साल तक रहेगा। लोकसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम में बड़े पैमाने पर महाविकास आघाड़ी का साथ है। विधानसभा चुनाव में इस वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास किया, कई तरह बागी खड़े किए गए, एमआईएम को लाया गया, तो इसे किस तरह से टैकल कर रहे हैं आप लोग ताकि अपना वोट बैंक? देखिए, इसमें कोई तरह की विभाजन नहीं होगा। आज दलित समूह हो, माइनॉरिटी हो, आम लोग हो, हर वर्ग के लोग हो, वो सब लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कोशिश तो चालू है उनका, और हर तरह के केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश होते जा रहे हैं, लेकिन वो असफल बनेगा। हमारे राहुल जी का एक प्रोग्राम है, मैं आप पहले से नागपुर में हमारे संविधान संरक्षण सम्मेलन भी है 1 बजे, उसके बाद राहुल जी इधर अगर आपके बैठे हैं, एक आरोप जो लग रहा है कि मुस्लिम समाज का बड़े पैमाने पर वोट कांग्रेस को मिला है और महाविकास आघाड़ी मिला, लेकिन जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था मुस्लिम समाज का नहीं मुस्लिम समाज का नहीं रिप्रेजेंट 10 सीट में 4 सीट दिए हम, 5-6 देने वाले थे, वर्सोवा नहीं मिला, बैठला नहीं मिला, नहीं तो वो भी मिलता था। घर वापसी से खुश हो गया? कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका mentioning the fact that they were unable to deliver the promises which they have done. Definitely, we will be implementing all the promises which was given by the Maharashtra, Karnataka government. The guarantees will be implemented in toto. There won't be any deficiency. It has been well mentioned by the Chief Minister of Karnataka and it has been accepted by the people. अनिल भाई, घर वापसी से आप खुश हो क्या? घर वापसी से आप खुश हो क्या? शिंदे बीजेपी का दिवाली, आम आदमी का दिवाला, यही हो रहा है। बोलिए अनिल भाई, आप घर वापसी से खुश हो क्या? थोड़ा 2 मिनट बोलिए। देखिए, मैं रमेश जी के साथ मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। मैं NSY यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी, नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट जब बना तो रमेश जी ऑल इंडिया NSY के प्रेसिडेंट थे, आज से 40-42 साल पहले। मैं कभी भी अपने जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करता है, वो एक दिन के लिए बाहर जाता है और उसको जब अपनी गलती का महसूस हो जाता है तो वो अपना घर वापस आ जाता है। तो रमेश जी ने मुझे फॉर्म भरने के पहले मुझे फ़ोन किया। लकीली मैं फॉर्म नहीं भर सका, 1 मिनट लेट हो गया फॉर्म भरने में, मेरे लिए वो लकी निकला। और रमेश जी ने मुझे फ़ोन किया कि हम माइनॉरिटीज़ को हमने पूरा ध्यान दिया है और पूरा ध्यान देंगे। सच्चाई ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, जो जुल्म माइनॉरिटीज़ के ऊपर में हो रहा है, जो केंद्र सरकार ने जो 2000 करोड़ बोला था, 15,000 करोड़ बोला था, इतना सारा बजट अनाउंस किया था, उन्होंने केंद्र सरकार में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बंद कर दिया और 1 पैसा भी अलॉट नहीं किया। जो हाईकोर्ट ने कहा था कि हज की सब्सिडी की वजह से जो पैसा हज की सब्सिडी को देते थे, वो पैसा उन्होंने एफिडेविट दिया था बीजेपी ने कि हम वो पैसा माइनॉरिटीज़ के ऊपर में एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। 2 साल से स्मृति ईरानी के ज़माने में पूरा का पूरा स्कॉलरशिप और जितनी भी योजनाएं थी माइनॉरिटी की सारी ख़त्म हो गई। इतना ही नहीं, जो जिस हिसाब से काम होना चाहिए था माइनॉरिटीज़ के लिए वो नहीं हो रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं माइनॉरिटीज़ को मारने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक यहाँ से ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी अपने घर जा रहा था, बेटी के घर में, उसको लोगों ने पकड़ के मारा और एक ही दिन में भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को बेल देने का काम किया। जो कलम लगाना चाहिए था गवर्नमेंट ने वो कलम नहीं लगाया। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। ये सवाल आप उनसे पूछिए। कांग्रेस ने इतने सारे सीट दिया है, कर्नाटका में मंत्री बनाया, कर्नाटका में स्पीकर बनाया है, पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटी को ऊपर लाने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने पूरे देश में एक भी माइनॉरिटी को टिकट दिया है तो मुझे आप नाम बता दीजिए। ना MP का टिकट दिया है, ना MLA का टिकट दिया है। तो मुझे यकीन है कि कांग्रेस में रहकर माइनॉरिटी को न्याय मिलेगा और माइनॉरिटी की अच्छी अच्छी योजनाएं आएंगी। और जो भी राहुल जी ने
माइनॉरिटीज को ऊपर लाने का काम किया। भारत जोड़ो के जमाने में उन्होंने डरो मत का जो नारा लगाया था वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन के लिए नारा लगाया था, और इसलिए राहुल जी के नेतृत्व में, रमेश जी के नेतृत्व में मैं कांग्रेस में वापस आया हूँ। एक बार भी क्वेश्चन है, ये पाम ऑयल के इम्पोर्ट के वजह से सोयाबीन का प्राइस घटते जा रहे हैं। सोयाबीन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बनते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार ने जो इम्पोर्ट पॉलिसी किया और पाम ऑयल को मलेशिया और इन अन्य जगहों से पाम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करने के वजह से सोयाबीन का प्राइस घटते जा रहे हैं, और उन्होंने जो भी कदम उठाया वो लेट भी हो गया। इसके वजह से कॉटन, ओनियन एंड सोयाबीन फार्मर्स में बड़ा डिस्ट्रेस है। और बोलिए मोहित 2 मिनट बात करो, बात करो। अभी अनिस साहब ने जो बात बताई, मैं ये कहना चाहूँगा हमारी अपनी जात से बढ़कर महाराष्ट्र की सरजमी है, कौम मिल्लत का मामला है। अनिस भाई ने बहुत ही तफसील में बताया। तो जहाँ तक का इंटरेस्ट का मसला है, हमसे बढ़कर इंटरेस्ट जो है महाराष्ट्र के मसले पर है, कौम मिल्लत का मसले पर है। और हम लोग यही जानते हैं, नाराजगी थी, लेकिन नाराजगी अपने घर पे थी। अब नाराजगी का मामला है, घर ही पे आदमी झगड़ा करता तो झगड़ा था, लेकिन एक चन्नीतला जी जैसे, वेंकटेश साहब जैसे लोग के होते हुए मैं समझता हूँ कि तमाम नाराजगी बाला ताक में हो जाता है। और इंशाल्लाह हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा फिर से ये जो महाराष्ट्र विरोधी सरकार है, महाराष्ट्र में होते हुए मुझसे पहले जो सवाल आपने किया था, जो गुजरात के हक में काम कर रहे थे, महाराष्ट्र में बैठते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हुकूमत गुजरात के लिए महाराष्ट्र की अस्मिता को बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बैठे महाराष्ट्र के, लेकिन काम यहाँ से धीरे धीरे, जैसे मैडम ने पूछा रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है, धीरे 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 यहाँ से पूरे कारोबार गुजरात की तरफ ले जा रहे हैं। उसके मुखालिफत जिन्होंने किया उस पार्टी को तोड़ने का काम किया है। अब हम मिलकर डट कर काम करेंगे, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से बढ़कर पार्टी का इंटरेस्ट है। और हमें बिल्कुल पता है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो फिरका परस्तों से लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है हर तबके को साथ में लेके चलेगी। तो इसीलिए बिल्कुल हमारी नाराजगी खत्म हो गई है, ऐसे लीडरों के सामने हम बैठे हैं। अब हम जो है